राधे राधे दोस्तों, मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन समझने से पहले आपको जनन समझनी होगी। तो सवाल उठता है, जनन क्या है? किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे अगर कुत्ता है तो अपने समान कुत्ते को ही जन्म देगा, अगर बिल्ली है तो अपने समान बिल्ली को ही जन्म देगा, गाय है तो अपने समान गाय को ही जन्म देगा, अगर मानव है तो अपने समान मानव संतति को ही जन्म देगा। अर्थात यहाँ से एक ही बात समझने को मिलती है, समझ में आती है कि कोई जीव है वो अपने समान संतान को ही जन्म देता है, दूसरे के समान के संतानों को जन्म नहीं देता है। अभी के दौर है, आप सोशल मीडिया पर कुछ भी सुन लेते हैं, वो वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता कुछ और है। जो जीव जैसा है वो अपने समान संतति को ही जन्म देगा, जब तक उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ना हो जाए। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है, इस टॉपिक को इन डिटेल इन डेप्थ समझिएगा अध्याय नंबर 5 में। वंशागति व विविधता का सिद्धांत जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है। तो चलिए, वो तो आएगा आगे चल करके, लेकिन आज मैं समझा दूं कि पहले मानव जनन क्या होता है। तो मैंने जनन बताया, किसी जीव द्वारा अपने समान संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन की विधियां, जनन की दो विधियां हैं। जनन की दो विधियां हैं बाबू। पहला है, एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। सब अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन, जिसमें एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक जनक की, या तो मातृजीव है वही पुत्री जीव का निर्माण कर देगा, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनक में एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। नर में बनता है नर युग्मक, मादा में बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक नरजीव शरीर पर बनता है, मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बनता है। नर युग्मक नरजीव शरीर पर व मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बनता है। अर्थात दोनों अलग अलग जीव शरीर पर बनते हैं। जब नर युग्मक नर जीव शरीर पर बने और मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बने, तो ऐसे प्राणी को कहते हैं एक लिंगाश्रयी प्राणी। ऐसे प्राणी को कहा जाता है एक लिंगाश्रयी प्राणी कहा जाता है। तो अब आते हैं मानव जनन। मानव भी एक लिंगाश्रयी प्राणी है, अर्थात इसमें भी नर युग्मक नर जीव शरीर पर और मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बनता है। इसमें भी नर युग्मक नर जीव शरीर पर और मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बनता है। आशा करते हैं यहां तक समझ आ रहा हो। मानव एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी होता है वे प्राणी जो संतान को जन्म देते हैं और साथ साथ स्तनपान करवाते हैं, उसे हम कहते हैं स्तनधारी प्राणी। मानव स्तनधारी प्राणी है और उच्च श्रेणी का प्राणी है। सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता रखने वाला प्राणी मानव है। यह स्तनधारी होते हुए पर भी उच्च श्रेणी का है और ये एक लिंगाश्रयी है, अर्थात इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव एक लिंग आश्रय प्राणी है। स्तनधारी श्रेणी का सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी है। स्तनधारी वर्ग का सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अर्थात इसमें नर युग्मक नर जीव शरीर पर, मादा युग्मक मादा जीव शरीर पर बनते हैं। आशा करते हैं यहां तक समझ आ गया हो। मानव की एक और विशेषता है, इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसे बोलते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। सवाल उठता है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सवाल उठता है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या? तो आप मानव को देख करके बता सकते हैं कि कौन नर है और कौन नारी है। नर के चेहरा पर बाल होता है अर्थात दाढ़ी मूछे होती है, जबकि मादा के चेहरा पर दाढ़ी मूछे नहीं होती है। उसके बाद नर का शरीर मजबूत होता है, कंधा चौड़ा होता है और ये इसकी जो शरीर का निर्माण मजबूत कायायुक्त पेशियों से बनता है, जबकि नारी अपेक्षाकृत कोमल पेशियों से बनी होती है। अर्थात दूसरा बात, नारियों का शरीर कोमल पेशियों से बनी होती है। ये चीजें आपके सामने है, ये चीजें, इसके चेहरे पर बाल नहीं होते हैं, इसके चेहरे पर बाल नहीं होते हैं। ये है नर और ये है नारी। नर में चेहरा पर बाल होगा, जबकि मादा के चेहरा पर बाल नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप देख करके बता सकते हैं कि कौन नारी है और कौन नर है, कौन नर है और कौन नारी है और किस किस पर भारी है। ये सब कुछ आप देख करके पता कर सकते हैं। इसी चीज को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। साथ साथ मनुष्य जो है अपने समान संतति को जन्म देता है। बहुत जीव अंडे को जन्म देता है, जबकि मनुष्य अपने समान संतान को जन्म देता है। और जब कोई जीव अपने समान संतान को जन्म देता है उसे सजीव प्रजक या जरायुज कहते हैं। जब कोई जीव अपने समान संतान को जन्म देता है तो उसे हम सजीव प्रजक या जरायुज कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक भी बात आपको समझ आ गई हो। उसको सजीव प्रजक या जरायुज कहते हैं। मानव एक जरायुज प्राणी है। तो अब हम चर्चा करेंगे मानव में भ्रूणीय विकास का क्रम क्या चलता है, और इस अध्याय को वन शॉट में समझा देंगे आज, और उसी चीज को इन डिटेल इन डेप्थ आगे के लेक्चरों से कंटिन्यू की जाएगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं। मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और वो किस प्रकार आगे बढ़ता है, इसी पर इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा होगी आगे। लेकिन सबसे पहले आज इन शॉर्ट समझ लीजिए ये पूरे अध्याय में, इस पूरे अध्याय में आएगा क्या क्या टॉपिक, कौन कौन सा शब्द का प्रयोग होगा। जब वो सब शब्द आए तो समझने में दिक्कतें ना हो, तो उस दिक्कत के समाधान के लिए पूरे अध्याय के शब्दों को चुनकर मैं आपको एक ही बार समझा दूं कि बार बार आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें शब्द होगा युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। मानव में जब जनन पढ़ाई जाएगी इसमें दो प्रकार के प्राणी, एक नर होता है दूसरा मादा होता है। नर में पाया जाता है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और मादा में पाई जाती है मादा जनन तंत्र। नर में पाया गया नर जनन तंत्र और मादा में पाया गया मादा जनन तंत्र। नर में बनता है शुक्राणु और शुक्राणु बनता है नर जनन तंत्र के वृषण में, नर जनन तंत्र के वृषण में। मादा जनन तंत्र में बनता है अंडाणु, जबकि किस भाग में, अंडाशय में। मादा जनन तंत्र में बनता है अंडाणु, ये बनता है अंडाशय में। तो वृषण में भी होती है जनन एपिथेलियम की कोशिका, जनन एपिथेलियम की कोशिका।
अंडाशय में भी होती है जनन एपिथेलियम की कोशिका। तो वृषण के जनन एपिथेलियम तथा अंडाशय के जनन एपिथेलियम कोशिका से अगुणित युग्मक बनने की क्रिया को, अगुणित युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। वृषण तथा अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अगुणित युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो प्रकार का होगा, एक शुक्राणु होगा, दूसरा अंडाणु होगा। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अस्पर्मियोजेनेसिस अर्थात नर के वृषण के जनन एपिथेलियम की कोशिका से अगुणित शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। शुक्रजनन की परिभाषा फिर से सुनिए और याद कीजिए। नर के वृषण के जनन एपिथेलियम की कोशिका से अगुणित शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। जबकि अंडजनन, तो जबकि मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। तो मादा के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिका से अगुणित अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। एक है शुक्रजनन, दूसरा है अंडजनन। यहां तक अब आपको बातें क्लियर हो गई हो। इसके बाद है आपका वीर्यसेचन। युग्मक जब बन जाता है तो वीर्यसेचन होता है। मैथुन प्रक्रिया द्वारा नर के वीर्य को मादा के योनि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन क्लियर हो गया होगा। मैथुन प्रक्रिया क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई नर मादा से संबंध बना पाता है, एक दूसरे के संपर्क में आकर के संबंध बनाते हैं और नए जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही कहते हैं मैथुन प्रक्रिया। अगला है निषेचन। इसमें बना नर युग्मक, एक बना नर युग्मक शुक्राणु, दूसरा बना मादा युग्मक अंडाणु, और वीर्यसेचन प्रक्रिया द्वारा दोनों एक दूसरे के करीब आए। तो वह प्रक्रिया जिसके दौरान नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु के संपर्क से युग्मनज बना। युग्मनज होता है द्विगुणित लेकिन एकल कोशिकीय होती है। अब इसमें होता है लगातार समसूत्री विभाजन। लगातार समसूत्री विभाजन हो लेकिन संख्या बढ़ जाए लेकिन आकार ना बदले, अर्थात युग्मनज एकल कोशिकीय द्विगुणित संरचना है। युग्मनज में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिका की संख्या तो बढ़े लेकिन कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम विदलन कहते हैं, उसे हम विदलन कहते हैं। विदलन प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे युग्मनज एक खोखली गेंदनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है और उस खोखली गेंदनुमा संरचना को मोरुला कहते हैं। उस खोखली गेंदनुमा संरचना को मोरुला कहते हैं। अब ये जो संरचना बना है खोखला गेंदनुमा, इसमें एक गुहा होता है, इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, इसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। एक और बात याद रखिएगा, अब ये पूरा संरचना कोरक पुटी कहलाएगा। अब ये पूरा संरचना कोरक पुटी कहलाएगा। विदलन के बाद है अंतररोपण। विदलन के बाद है अंतररोपण। कोरक पुटी का मादा के गर्भाशय के अंतःस्तर से चिपकने की क्रिया को अंतररोपण कहते हैं। कोरक पुटी का मादा के गर्भाशय के अंतःस्तर से चिपकने की प्रक्रिया को अंतररोपण कहते हैं। जब ये चिपकेगा कोरक पुटी, और जब कोरक पुटी और मादा के गर्भाशय के अंतःस्तर चिपकता है, वहां पर इस प्रकार अगर उंगली को जोड़े, इसे बोलते हैं अंतरा उंगली युक्त संरचना। तो मादा के गर्भाशय का अंतःस्तर और भ्रूण का कोरक पुटी एक दूसरे से अंतरा उंगली युक्त संरचना से जुड़ जाते हैं और उस अंतरा उंगली युक्त संरचना को ही अपरा या आंवल कहते हैं। उसी अंतरा उंगली युक्त संरचना को अपरा या आंवल कहते हैं। अपरा या आंवल
ये भ्रूण को पोषण में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है और उत्सर्जन में मदद करता है। अगला है गैस्ट्रुला भवन, अर्थात गैस्ट्रुला भवन। सवाल उठता है कि गैस्ट्रुला भवन क्या है? गैस्ट्रुला भवन क्या है? कोरक कुटी से भ्रूण के 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर या अंतः जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर। तो कोरक पुटी से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं और इस 3 जनन स्तरों से निर्मित संरचना को गैस्ट्रुला कहा जाता है। कोरक पुटी से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण के बनने वाले संरचना को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं और इस 3 जनन स्तरों वाले संरचना को गैस्ट्रुला कहा जाता है। ये जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला से एक चीज और याद रखिएगा, गैस्ट्रुला में एक स्टेम कोशिका होती है और वो जो स्टेम कोशिका है इसमें ये क्षमता होती है वो विकास करके विभिन्न अंगों व ऊतकों का निर्माण कर दे, विभिन्न ऊतकों व अंगों का निर्माण कर दे। तो सवाल उठता है ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास किसे कहते हैं? तो गैस्ट्रुला के 3 जनन स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रुला के 3 जनन स्तरों से गैस्ट्रुला के 3 जनन स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को अंग विकास कहते हैं। गैस्ट्रुला के 3 जनन स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की प्रक्रिया को अंग विकास कहते हैं। गर्भावधि, गर्भावधि निषेचन से लेकर के प्रसव तक के समयावधि को गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। निषेचन से लेकर के प्रसव तक के समयावधि को गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद है सबसे आखिरी में प्रसव। प्रसव जब गर्भावधि कंप्लीट हो जाता है, गर्भावधि पूर्ण हो जाता है, गर्भावधि पूर्ण होने के बाद माता द्वारा या गर्भवती माता द्वारा संतान को जन्म दिया जाता है। तो किसी माता द्वारा संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। किसी माता द्वारा संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। और जब प्रसव होता है उसमें दुग्ध स्रवण भी होता है और जब दुग्ध स्रवण होता है तो वो महिला अपने संतान को दुग्ध पान करवाती है। चूंकि दुग्ध पान करवाती है इसीलिए ये स्तनधारी प्राणी हुआ, इसीलिए ये स्तनधारी प्राणी हुआ। आज मैंने मानव जनन नामक अध्याय को शुरू किया और इसमें जो आने वाले जितने शब्द थे उस पर भी मैंने चर्चाएं की और इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीजों पर चर्चाएं होंगी, इन तमाम बातों पर मैंने चर्चाएं की। और अगला दिन का जो लेक्चर होगा बाबू वो याद रखिएगा कि मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र में भी सबसे पहले नर जनन तंत्र पढ़ाएंगे तब मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को इन डिटेल इन डेप्थ समझाई जाएगी। आपके दिमाग में जो भी भ्रांतियां हैं वो सब के सब दूर हो जाएगा, एक भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो देखे हैं तो उसे भी देखिएगा, इससे भी बहुत मजा आने वाला अगला जो वीडियो आएगा वो होगा क्योंकि उसमें नर जनन तंत्र पढ़ाएंगे और नर जनन तंत्र में भी वृषण की संरचना को इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा कर देंगे। ये आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।